का प्रमुख आधार कृषि। हम मैदानी हैं तो हम खेती से पैसा कमाएंगे ना। नेक्स्ट पढ़ना, 1980 के पश्चात हरियाणा ने खनिज संसाधनों की दृष्टि से अत्यधिक विकास किया। इसको अंडरलाइन कर लो। 80 के पश्चात खनिज संसाधनों की दृष्टि से अत्यधिक विकास। क्या तुमने बना लिए खनिज संसाधन? नहीं, हमने लाने का सोर्स बना लिया, हम बाहर से लाने लग गए। पेट्रोलियम की रिफाइनरी लगा रखी है हमने। कब लगाई थी? पानीपत में ना रिफाइनरी। लेकिन बेटा हमारे पास पेट्रोलियम तो था ही नहीं। इसका मतलब ये पहले से था कि इस तरह का कच्चा माल बाहर से आएगा, ये पहले से डिसाइडेड था। नेक्स्ट पढ़ना, अब ये नई किताब में है, पुरानी में नहीं है। पुराने जिनके पास हो वो 2 पॉइंट बाद में लिख लेना। सुन लो, 23-24 के दौरान सकल राज्य मूल्यवर्धन में उद्योग क्षेत्र का योगदान 33% दर्ज किया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर्विस सेक्टर डबल टिक कर लो। सकल राज्य मूल्यवर्धन में उद्योग क्या होते हैं? इंडस्ट्रीज का योगदान कितने % बेटा? 33। तो क्या कहोगे, उद्योग धंधे बढ़ रहे हैं घट रहे हैं? लगातार बढ़ रहे हैं। 33% का मतलब 1/3। तो उद्योग धंधे 1/3 रुपए जितने हमने कुल कमाए ना 23 से 24 में, उसमें 33% कमाई का साधन क्या बना? इंडस्ट्रीज। आगे पढ़ो, 23-24 ये 33% इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट लिखना। 21-22 के अंतिम अनुमानों में आंके गए, सिर्फ पढ़ लो इसको, कुछ करोड़ रुपए ही आएगा नहीं, कि सकल राज्य मूल्यवर्धन की तुलना में 22-23 के औद्योगिक क्षेत्र के द्रुत अनुमानों में, छोड़ दो बेटा इस तरह के क्वेश्चंस ना ही हम याद कर सकते, लेकिन प्रतिशत पूछ लेंगे, इसको टिक कर लेना। अगला पॉइंट भी बस करोड़ रुपए का है, वृद्धि पढ़ लो। 23-24 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र का मूल्यवर्धन, जो अंडरलाइन करना, 7.2% की वृद्धि, यानी औद्योगिक क्षेत्र में पिछले साल के मुकाबले हमने वृद्धि की है। पूरे करोड़ के आंकड़े मत पढ़ना, 7% की वृद्धि हुई है औद्योगिक क्षेत्र से जो कमाई होती है उसमें। कितने % टोटल में योगदान दिया? 33%। और पिछले साल के मुकाबले इस बार आंकड़ों में कितनी ग्रोथ दिखाई? 7.2%। टोटल सर्विस सेक्टर, ये पूछेंगे उद्योग धंधे सर्विस नहीं है, ये सेकंड वाला, तो 33%। पहले पता है क्या था हमारा हाल? 60% खेती थी हमारी और 25% कुछ ये था और कुछ ये था, जितना बच गया होगा 25-15%, 12%, ये नंबर 1 थी। लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि हमारा सेकंड सेक्टर कितने % है गया? 33। इंडस्ट्री किस में आती हैं? फैक्ट्री और इंडस्ट्री सेकेंडरी में आती हैं बेटा। सर्विस सेक्टर आता है टर्शरी में और खेती आती है प्राइमरी। ये बढ़ गया, अब कितने % पर आ गया तुम्हारा? 33। इसका मतलब प्रोडक्शन जो कच्चा माल था उससे हम इंडस्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। अब पढ़ो आगे, कितने % की वृद्धि दिखाते हैं? 7.2। और सेकेंडरी सेक्टर का योगदान कितना है? 33%। बहुत बड़ा योगदान है ये। हम ग्रोथ कर रहे हैं। जिस देश में खेती ज्यादा होती है वो नीचे की तरफ होता है, जिसमें सेकेंडरी और टर्शरी ज्यादा है वो ग्रोथ पे होता है। हम ग्रोथ पर है। अब आगे पढ़ो, हरियाणा के प्रमुख उद्योग, पहला पॉइंट पढ़ लो। हरियाणा में उद्योगों का विकास 80 के पश्चात हुआ। टिक कर लो, उद्योगों का विकास 80, क्योंकि पहले तो खेती पे काम किया बेटा मेन। नेक्स्ट पढ़ना, कृषि और खनिज संसाधन, अंडरलाइन करो, कृषि और खनिज, चूना पत्थर, संगमरमर, लौह अयस्क पर आधारित उद्योगों को प्राथमिकता और प्रोत्साहन। तो कृषि और खनिज, अब ज्यादा खनिज वनिज हमारे यहाँ नहीं, इकलौता महेंद्रगढ़ है जिसको कहते हैं खनिज में नंबर 1 है, MG लिख लो यहाँ। उसके अलावा हमारे यहाँ सोनीपत में कौन से ज्यादा खनिज निकलते हैं बेटा? खेती है, चारों तरफ हरियाली है, जहाँ हरियाली है वहाँ खेती, और जहाँ खेती है वहाँ कच्चा माल खेती वाला है। नेक्स्ट पढ़ना, हरियाणा में विभिन्न प्रकार के उद्योगों का विकास हुआ, जिसमें कृषि आधारित उद्योग ये सबसे आसानी से डेवलप हुए क्योंकि ये हमारे पास था, हमें कहीं से मांगनी नहीं पड़ी। नेक्स्ट है वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग कैसे? क्योंकि कपास का काम है हमारे यहाँ, है ना, वस्त्र उद्योग। ऑटोमोबाइल उद्योग, एग्जाम्पल क्या दोगे? गुड़गांव में ना, ये फरीदाबाद, ये अपने यहाँ ना, हरियाणा में एक जमाना था बेटा, पूरे देश में नंबर 1 बाइक थी राजदूत। वो बड़ी फेमस बाइक थी वो राजदूत हमारे यहीं तो बनती थी हरियाणा में। तो हमने बाइक्स में, ऑटोमोबाइल मतलब गाड़ी बाइक वगैरह, इसमें हम बहुत आगे थे। आगे पढ़ो, पेट्रोकेमिकल्स उद्योग। पेट्रोकेमिकल मतलब ये पेट्रोलियम टाइप के, ये हमारे अपने कच्चे माल के नहीं है, लेकिन हमने यहाँ काम तो कर रखा है बेटा। एक सिटी बसा रखी है, पेट्रोल रिफाइनरी के अंदर पूरा एक सिटी है, शहर है ना, तो इसका मतलब कितने लोगों को काम मिला, रोजगार मिला। पेट्रोकेमिकल, ये पानीपत की बात कर रहे हैं। सूचना और प्रौद्योगिकी, IIIT का मैंने एग्जाम्पल दिया था। और बायोटेक उद्योग,
रियल एस्टेट में किसका नाम लोगे बड़ा? गुड़गांव का। प्रॉपर्टीज में, रियल एस्टेट में, अब तो खैर सब जगह हो गया। और निर्माण उद्योग जिसमें चीजें बनती हैं। ठीक है, ये सब मैंने एग्जाम्पल दे दिया आपको। आगे टिक करना। राज्य में ऑटोमोबाइल उद्योग सर्वाधिक प्रसिद्ध है। गाड़ियों को बोलते हैं बेटा, जिसमें गाड़ी, इंजन, ये सब बनते हैं। और वहाँ यहाँ देश के सर्वाधिक ट्रैक्टरों का, डबल अंडरलाइन कर लो, ट्रैक्टर। ये ट्रैक्टर और बड़ी हेवी इंडस्ट्रीज, मैंने तुम्हें कहानी सुनाई थी, ये अमिताभ बच्चन ने अपनी बेटी का रिश्ता हरियाणा के फरीदाबाद में तो किया था, नंदा परिवार में। सारी हेवी इंडस्ट्रीज उन्हीं के पास तो है बेटा, वो करोड़पति हैं वो। नेक्स्ट पे आ जाओ। हरियाणा में स्थापित चीनी मिलें। चीनी मिले टिक कर लो। एक दिन इनको अलग से चीनी के ऊपर जब हम बात करें, क्योंकि शुगर मिल का हमारा बहुत बड़ा कामकाज है, एक मैप में है, वो अलग से पढ़ा दूंगी। यहाँ सिर्फ टिक कर लो। पानीपत में चीनी मिल है, रोहतक में, करनाल में, शाहबाद में, महम में। महम कहाँ पड़ेगा? रोहतक में। हैफेड सहकारी चीनी मिल असंध करनाल, सरस्वती सहकारी चीनी मिल। ठीक है, इनमें कुछ सन में गड़बड़ दी होगी, गड़बड़ तो नहीं है, मतलब कभी कभी काम ज्यादा हुआ है, लगभग ठीक ही है वैसे। सरस्वती वाली टिक कर लो, ये अंग्रेजों के जमाने की है, लाहौर में थी ये, उसकी एक यूनिट है बेटा, ये बहुत पुराने टाइम की, 1933। पहली अंडरलाइन करना, पहली। पूछे हरियाणा की पहली मिल बताओ चीनी की, तो तुम कहोगे सरस्वती। कहाँ है ये? हाँ, ये बेटा अब हमारे यहाँ ये है यमुनानगर, YN लिख लो। लाहौर में मेन थी, फिर उसकी यूनिट लगी थी, तो हमारे यहाँ यमुनानगर, YN, यमुनानगर। ठीक है, नेक्स्ट करना। हरियाणा राज्य सहकारी चीनी मिल संघ बना था 1966। अलग होते ही हमने चीनी पे काम किया, क्योंकि गन्ना बहुत ज्यादा था। पंजाब से अलग हुए, अब इतने गन्ने जब अलग हुए तो गन्ने तो हमारे यहीं के यहीं रह गए ना, क्या करोगे उन गन्नों का? तो चीनी बनानी पड़ेगी। तो चीनी मिल को हमने तुरंत नवंबर, आप जानते हो इस टाइम पे गन्ने, देखो खेतों में गन्ने तैयार हैं, खड़े हुए ना, अब गन्ने ही तो जाते हैं, फिर सर्दियों में तो लोग गन्नों को लेके जाते हैं मिल में। तो अलग जब हुए तो तुरंत से गन्ने के लिए हमें करना पड़ा कि भाई इसके तो मिल करनी पड़ेगी, तो हमने चीनी मिल का अपना संघ बना लिया अलग होते ही। नवंबर में अलग हुए, तुरंत से 66 में अपनी चीनी का काम किया। ये टिक कर लो 66 में। आगे पढ़ना। वर्तमान में 11 सहकारी चीनी मिलें हैं, जिनमें से 10 मिलों का संचालन चीनी मिल प्रसंघ कर रहा है, अपना खुद का उनका मैनेजमेंट है। परंतु असंध की चीनी मिल का संचालन हैफेड कर रहा है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, असंध हैफेड। हैफेड का मतलब पता है? हरियाणा में ना बेटा एक फेडरेशन है, सुन लो पहले, ये पेपर में आ चुका है। हरियाणा में एक फेडरेशन है जो चीजें, जो खेती है ना, इनकी चीजों पे जिसका एक तरह से होल्ड है, जो बहुत सारे डिसीजन लेती है, एक फेडरेशन है। जैसे खिलाड़ियों की फेडरेशन नहीं होती है, डिसीजन लेती है, ऐसे ही ऊपर यहाँ हैफेड लिख लो। ये पेपर में बहुत बार इसकी फुल फॉर्म, इसका सन पूछ लेते हैं, हैफेड ऐसे लिख लो। HA का मतलब यहाँ हरियाणा और फेड का मतलब फेडरेशन। पहले हैफेड लिखो फिर फुल फॉर्म लिखना, फुल फॉर्म लंबी है। हरियाणा स्टेट, हाँ, हैफेड को HAFED लिख के, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग, ये चीजों की सप्लाई और मार्केटिंग करती है। सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। अब नाम तो बहुत लंबा लिखना था, लेकिन शॉर्ट में क्या कर दिया है, फेड, यानी हरियाणा एग्रीकल्चर फेडरेशन। लेकिन फुल फॉर्म ये नहीं है, फुल फॉर्म आया तो क्या टिक करोगे, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। तुम्हें ये शब्द इसमें कहीं दिख नहीं रहे है फेड में, ये तुम्हें याद करने हैं। क्या नाम है इसका, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन। ठीक है, देखने में लग रहा है हरियाणा फेडरेशन, उसी को टिक करेगा बिना समझे बच्चा। यहां लिख लो 1/11/66, जिस दिन अलग हुए तुरंत बना ली अपनी। 1 नवंबर 1966 हरियाणा बनते ही हमें खेती पे काम करना था, हमने हैफेड बना ली तुरंत से ही। ठीक है, चलो अब वापस आ जाओ इस पॉइंट पर, हैफेड। तो कौन सी चीनी मिल को हैफेड संभाल रहा है, असंध। असंध कहां पड़ेगा, करनाल में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट देखना, राज्य में जिलेवार उद्योगों का वर्णन। सबसे ज्यादा उद्योग धंधे कहाँ हैं बेटा, गुड़गांव में।
गुड़गांव में ढेरों चीज़ें हैं। और एक मिनट, चलो पहले यही पढ़ लेते हैं, गुड़गांव ही। सबसे पहले देखो, गुड़गांव तुम सब गए हो एक आधी बार? देख आना चाहिए, एक आइडिया रहे। गुड़गांव में ना बेटा मज़ा तो आ ही जाता है। गुड़गांव में देखने लायक क्या है, एक चीज़, वो वहाँ जाके ना रात में कभी तुम जाओगे, अब सुनो ध्यान से, तो तुम्हें ऐसा फील होगा जैसे हम विदेश में घूम रहे हैं। उनका ना कल्चर बदल गया, उनको कोई हरियाणा के निवासी मानता ही नहीं है। इसका कारण है वहाँ बहुत ज़्यादा लोग विदेशों से आके काम कर रहे हैं। आपको बहुत सारे फॉरेनर्स दिख जाएंगे वहाँ की कंपनियों में काम कर रहे हैं। वहाँ ना इंटरनेशनल लेवल के बड़े बड़े जो ये थी ना कंपनीज, और खासकर वो कंपनी जो एक जगह की नहीं है, मल्टीनेशनल हैं, जिनका कई बड़े बड़े देशों में उद्योग धंधे, जिन्होंने पैसा कई देशों ने लगाया। मान लो एक कंपनी खुली, उसमें 50% अमेरिका के, 20% चाइना के, 10% रशिया के, 10% जर्मनी के, तो ऐसी कंपनी को बोलते हैं एमएनसी, मल्टी नेशनल कंपनीज। ये बहुत पैसा लगाती हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाती हैं। तो एमएनसी पूरे वर्ल्ड में अपने दफ्तर खोल देती हैं, कहाँ कहाँ हमें ग्राहक मिल सकते हैं। हमसे बड़ा ग्राहक बेटा, इंडिया से बड़ा ग्राहक कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि ग्राहक का सीधा संबंध है पॉपुलेशन पर, और पॉपुलेशन में आपको कोई पछाड़ तो सकता ही नहीं कभी। आप तो दुनिया में नंबर 1 सदा ही रहेंगे। हम एक बनने की देर थी, अब तो हम ही रहेंगे, क्योंकि हम जैसे इतनी आबादी कौन ही बढ़ाएगा। तो हम नंबर 1 हैं, और इंडिया को बहुत आसानी से ग्राहक बनाया जा सकता है, क्योंकि बेटा यहाँ से खेल है सारा। आप लोगों को एड्स इस तरह के दिखाए जाएंगे कि आप उसके पीछे पागल। इंडिया में लोग हैं ना, दिमाग को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, जो देखते हैं उस पर बहुत जल्दी फेथ करते हैं। विदेशियों ने आपको इंडिया को एक मार्केट के रूप में डेवलप कर लिया। जैसे चाइनीज़ मोमोज, चाइनीज़ चाउमीन, ये हमारा थोड़ी था बेटा। तुम खुद इमेजिन करो कितनी खराब चीज़ों के उसने हम आदी बना दिए। वो कच्ची मैदा खिला रहा है, स्टीम मोमोज कह के लो खा लो कच्ची मैदा, और तुम खुशी से खाते हो कि सबसे बढ़िया चीज़। तुम्हें अपनी जो बढ़िया चीज़ें थी घरेलू, हम उसको अपने घर तक भी नहीं रख पाए। ये देखो हमारे दिमाग को कैसे उन्होंने ब्रेन वॉश किया। हमारी घर की जो अगली पीढ़ी है वो हमारी घर की पुरानी चीज़ें नहीं जानती, हमारी जो व्यवस्था का पार्ट थी हमारे दादा परदादा के टाइम पर। इस टाइम हमारे घरों में ना, हर घर में गुड़ के जो वो बनती थी ना पात टाइप की, उसके लड्डू बनते थे बेटा पुराने ज़माने में। आज किसी को पता ही नहीं है, मैक्सिमम लोग खाते भी नहीं। उनको गुड़ में से कईयों को तो बदबू भी आने लग गई अगली पीढ़ी को, कि भाई गुड़ में तो बदबू आती है। और उसका अगर वो प्रोसेस देख लेते तो कहते हैं छी कितना अनहाइजीनिक है। वो मोमोज बनते गंदगी के उनको अच्छे लगते हैं, हमारा गुड़ उनको लगता है कितना अनहाइजीनिक है, कैसे इसमें से तुम अगर देखो तो ऐसा लगता है ना, हाँ यार कैसे गाँव में से बन रहा है। लेकिन बेटा उससे 100 टाइम्स खराब चीज़ है ये मोमोज, क्योंकि गुड़ तो नेचुरल है। गन्ना सीधा वहीं खेत में से निकालते हैं, और गन्ने का फिर उसको रस निकाल के, और आज से थोड़ी ना है, सदियों से हम गुड़ खा रहे हैं। हमने इस गुड़ की पट्टी को क्यों नहीं फेमस किया, जबकि ये न्यूट्रिटिव भी है, टेस्टी भी है, और सेहत के लिए भी अच्छी है। हम क्योंकि ऐड ही नहीं कर पाए। हमारा ब्रेन वॉश करने में दुनिया कितनी आगे है। हमारे जितनी अगली पीढ़ी के बच्चे हैं सबको बॉर्नविटा की आदत पड़ गई, सब कोल्ड ड्रिंक्स पीने लग गए, है ना। एनर्जी ड्रिंक्स के नाम पे ये क्या क्या फालतू की चीज़ें आने लग गई, जो भी हैं बेटा ये। अब तुम ये देखो उन्होंने तुम्हें कैसे तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया। हम अपनी चीज़ों को अपने तक भी नहीं बचा पाए, इसलिए बेटा हम मार्केट बन गए। सबसे ज़्यादा जो विदेशियों को दिख रहा है ना कि हमारे लिए जो सही मार्केट है वो इंडिया है, और इसीलिए वो हमारी सरकार का स्वागत करते हैं कि आइए, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम मार्केट के रूप में एक बहुत बड़ा उनके लिए तो जैसे बकरा नहीं होता, बकरा कटेगा आ जाओ, तो वो बकरा है इंडिया की, आ जाओ। यहाँ जो चीज़ चल गई, तुम ये सोचो, ये फ्लाइंग बीस्ट, क्या नाम है उसका, वो बीस्ट, मिस्टर बीस्ट इंडिया आया और देखा सब बिहारियों से हाथ मिला रहा है और सब गरीबों से भी। कारण क्या है बेटा, अगले ने अपना वो एक ड्रिंक लॉन्च किया है ना कोई, और चॉकलेट टाइप की, जिसकी कीमत भी कह रहे हैं कई कई 100 रुपये है। और मैं तुम्हें आज बता रही हूँ, आज तुम्हें महंगी लग रही है, मैं 100% श्योर हूँ अगर वो अपना बिजनेस करता रहा अगले 7-8 सालों में ये नॉर्मल हो जाएगा। जब ये नेस्कैफे आई थी ना बेटा, हमारे जब हम छोटे थे, नेस्कैफे हमें महंगी लगती थी, हमें चॉकलेट्स बहुत महंगी लगती थी, लेकिन आज के बच्चों को चॉकलेट महंगी नहीं लगती। हमारे टाइम में जब मैं छोटी थी ना, तब 5 स्टार 5 रुपए की थी, हमें लगता 5 रुपए, अभी भी 5 की है ना। हाँ, लेकिन अब साइज़ छोटा है बेटा, साइज़ छोटा है। हमारे टाइम में बड़ी चॉकलेट थी। सबसे महंगी चॉकलेट जो हमने
अपने ज़माने में देखी थी, वो मिल्की बार थी 12 रुपए की, और हमें लगता था 12 रुपए की। हमने पूरी ज़िंदगी में जब तक हम अपने घर रहे, मैंने सिर्फ एक बार हमने खरीदी और हम सब ने बांट के खाई, चारों बहनों ने, 12 रुपए की वो चॉकलेट। बेटा 12 रुपए बहुत बड़ी बात थी तब। 15 रुपए तो हमारी 3 महीने की फीस लगती थी। तो ये सोचो 5 रुपए की महीने की फीस थी तब। इमेजिन करो उस चीज़ की मुझसे अगली पीढ़ी आदि है जो हमें महंगी लगती थी। बॉर्नविटा महंगा पड़ता था, ये लगता था भाई महंगी चीज़ है, लेकिन उसकी आदत डाल दी। तो ये विदेशी जो है ना एमएनसी, ये आपके देश को एक ग्राहक की तरह देखते हैं। इसीलिए गुड़गांव लगातार प्रोग्रेस कर रहा है, क्योंकि गुड़गांव में एमएनसीज आती जा रही हैं, आती जा रही हैं, आती जा रही हैं। उन्हें पता है आपसे बड़ा कहीं मार्केट नहीं है। कोई नीदरलैंड में अगर अपना सामान बेचेगा तो कितना बेच लेगा, अगलों की आबादी इतनी है। कोई लग्जमबर्ग में सामान ले गया, 8 लाख तो टोटल है वो। अगर 8 लाख लोग किसी चीज़ को 4-4 जोड़ी भी लेंगे, मान लो कोई चप्पल ही किसी ने 1000 रुपए की इंट्रोड्यूस कर दी, 8 लाख गुणा 4 तो 8 चौके कितना हो, 32 ना। टोटल कितनी बिकी, 32 लाख। हम इनके सामने कहाँ स्टैंड करते हैं बेटा? 8 लाख तो हम मच्छर टाइप मानते हैं। हमारे तो यहाँ छोटे से शहर में 8 लाख लोग, भाई हम सोनीपत में 15 लाख से ज़्यादा लोग हैं, अगर तुम्हें ना पता हो तो। सोनीपत क्या है, लग्जमबर्ग से हम दुगने हैं। 15 लाख तो पहले थे, अब तो क्या पता 20 हो गए हो। तो हम लग्जमबर्ग को क्या ही माने, वो हमारे सामने कहाँ स्टैंड करता है। यानी अकेला सोनीपत लग्जमबर्ग 2 बना दे पॉपुलेशन में, तो इनके मार्केट खरीदने से किसी को क्या ही फायदा। हम अगर मार्केट बन गए तो बेटा किसी के चप्पल, जूते, हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, नेस्कैफे की चॉकलेट और दुनिया भर का सामान बिकेगा। और इसीलिए इंडिया में हर कोई अच्छे संबंध बना रहा है। तुम्हें जो लगता है ना दुनिया भर विदेशों में हमारी इज्जत है, कुछ नहीं है। तुम लोग उनको बकरे दिखते हो कि भाई इतना बढ़िया देश है, इनकी पॉपुलेशन, कुछ बेचो। तुम्हारे यहाँ ये सोचो छोटी सी पिन, सेफ्टी पिन से लेके और बड़ी बड़ी लाखों तक की सामान आसानी से तुम मार्केट हो। इसीलिए तुम्हारे साथ सब विदेशी अच्छे संबंध बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इतना बड़ा मार्केट किसी दुनिया में किसी देश में है ही नहीं। चाइना किसी को भी मार्केट नहीं बनने देगा, क्योंकि चाइना खुद ही इतना बड़ा प्रोड्यूसर है, सेकंड बड़ी आबादी। यूएस से किसी को मार्केट नहीं देगा, क्योंकि यूएस से खुद ही बड़ा प्रोड्यूसर है। तो अगर ध्यान से देखें, जिसकी आबादी है ना, उसने मैन्युफैक्चरिंग पे काम कर रखा है, उसके खुद के लोग सामान बनाते हैं और अपने देश में बेचते हैं। हम ऐसे हैं जिसकी आबादी सबसे बड़ी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारे पास कम है, और हम सामान उतना सस्ता नहीं बना पाते जितना विदेशों से बेचने के बाद भी पड़ता है। तो इसलिए फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ है। हम बड़ा मार्केट बन गए, लेकिन इसका नुकसान रहेगा कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कम हो गई है। वैसे हम हरियाणा में तो 33% कह रहे हैं कि हमारी बढ़ी है। तो हरियाणा तो फिर मैंने कहा ना अमीर है, सब थोड़ी ना है। पढ़ो आगे। नहीं, हम हरियाणा वाले तो अमीर हैं ही, पर बेटा पूरे देश में बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये भी तो हमारा ही हिस्सा है। नेक्स्ट पढ़ना, गुड़गांव में देखो बेनेटॉन समूह। बेनेटन के देखें कपड़े होते हैं बड़े रंग बिरंगे। कभी गुड़गांव में एक बहुत अच्छा मॉल है, नाम मेरे दिमाग से स्लिप हो गया, क्या नाम है उसका मॉल का, बिल्कुल एंट्री पर ही है, एम्बियंस मॉल। एंट्री पर गुड़गांव जाओगे ना, एंट्री पर लेफ्ट हैंड साइड में, जैसे तुम दिल्ली से गुड़गांव के रोड पे गए तो जो गुड़गांव पे टोल टैक्स नहीं था बहुत बड़ा सा, उस पे लेफ्ट हैंड साइड में एम्बियंस मॉल है बेटा। एक बार घूम के आओगे तो सारे इंटरनेशनल ब्रांड तुम्हें दिख जाएंगे, उनमें तुम्हें बेनेटन के भी अलग अलग शॉप्स दिखेंगे। इसके ज़्यादातर कपड़े बड़े कलरफुल से होते हैं, बहुत ज़्यादा चमकीले रंग। बेनेटन हाँ मल्टी कलर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वही ग्रुप है ये, टिक कर लो, बेनेटन समूह। फिर पढ़ो, इसकी एक औद्योगिक इकाई, यानी ये पूरे वर्ल्ड में है, एक इकाई हरियाणा की साइबर सिटी, टिक कर लो, बेनेटॉन साइबर सिटी गुड़गांव में। बस पढ़ो आगे क्या करती है। ये कंपनी वैश्विक स्तर पर कपड़ा बनाती है। तो इसके कपड़े, अब अगर सोचो हमारे इंडिया को इसने अपना ग्राहक बना लिया, मैं सस्ते कपड़े हैं, लोगों को अच्छे लगे, तो इसके कितने प्रोडक्ट बिकेंगे, ये सारी डिमांड वहाँ जाएगी, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग होगी, उनके लोगों को काम मिलेगा। तो हमारे यहाँ एक अच्छा मार्केट है। टिक कर लो, कपड़े, जूते बनाती है, बैग और अन्य वस्तुएं। तो कपड़े, जूते, बैग, यानी किसी को सोचो दिमाग में इमेजिन, कोई तैयार हुआ आदमी है तो उसके पास बढ़िया कपड़े होंगे, बढ़िया जूते और बैग। ये तीनों प्रोडक्ट कौन सी कंपनी बनाए? बेनेटन, विदेशी है। हमारे यहाँ कहाँ काम किया इसने? गुड़गांव में। नेक्स्ट टिक करो, ओरिएंट क्राफ्ट्स लिमिटेड, गैर सरकारी कंपनी, टिक कर लो, गैर सरकारी है, प्राइवेट कंपनी, स्थापना 1978, पढ़ लो, प्रमुख निर्यातक कंपनी, शुक्र है ये हमारी है, हम निर्यात करते हैं, निर्यातक कंपनी,
एक उत्पादन शाखा हरियाणा के गुड़गांव में, टिक कर लो, हरियाणा के गुड़गांव में। भारत में वेरी इंपॉर्टेंट मारुति सुजुकी, ये सुजुकी कहाँ की है? जापान। कोलैबोरेशन हुआ था मारुति का सुजुकी। मारुति ने कहा पैसा हम लगा देंगे लेकिन हमें तकनीक नहीं आती, कैसे बनेंगी? तो सुजुकी ने कहा मेरे पास जगह कम है, भाई जापान छोटा है, मुझे जगह चाहिए, तकनीक मैं दे दूंगा। दोनों का कोलैबोरेशन हुआ, भाई दोनों प्रॉफिट कमाएंगे, तेरा इतना मेरा इतना, दोनों ने हिस्सेदारी कर ली, लिखत पढ़त हुई भारत और जापान के बीच में, जॉइंट वेंचर मान लो इसको। और फिर मारुति सुजुकी, और गांव गांव में मुंह पे यही चढ़ गया मारुति सुजुकी की गाड़ी है, मारुति सुजुकी। लेकिन अब पीछे मारुति से सुजुकी ने अपना काम अलग कर लिया, प्रतिशतता बेच दी, भाई इतने करोड़ मुझे दे दो, सारा परसेंटेज तुम्हारा। फिर ये टिक कर लो, मारुति सुजुकी की पहली उत्पादन इकाई हरियाणा के गुड़गांव में 1983 में। उत्पादन का मतलब प्रोडक्शन। पहले हम लोग असेंबलिंग करते थे बेटा, पार्ट्स बाहर से लाते इकट्ठे यहाँ करते, लेकिन अब प्रोडक्शन ही यहाँ करने लग गए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन गई। जैसे खरखौदा में असेंबलिंग के काम के लिए काम कर रहे हैं या प्रोडक्शन के लिए? प्रोडक्शन के लिए। प्रोडक्शन वाली जगह काम ज्यादा होता है, असेंबलिंग कंपैरेटिवली आसान है। नेक्स्ट देखो, मुंजाल शोवा लिमिटेड कंपनी, अंडरलाइन करना, 2 व्हीलर यानी दोपहिया वाहन, 4 व्हीलर, इनमें यूज होने वाले शॉक ऑब्जर्वर, तो टिक कर लो, ये गाड़ी नहीं बनाते ये मुंजाल, ये शॉक ऑब्जर्वर बनाते हैं, ठीक है। हाँ, एक उत्पादन इकाई हरियाणा के गुड़गांव। SRF लिमिटेड कंपनी, इंजीनियरिंग प्लास्टिक, औद्योगिक फाइबर, सिंथेटिक केमिकल्स और पैकेजिंग फिल्म, गुड़गांव में मुख्यालय। गुड़गांव में IBM कंपनी, IBM पता है ना, बहुत लोगों का सपना होता है IBM में हमारा इंटरव्यू पास हो जाए। IBM में कहते हैं कि इंटरव्यू बड़ा टफ होता है और आपकी एक्सेंट का बड़ा योगदान है, अगर आपके बोलने का लहजा अच्छा है तो ही वो रखते हैं। हरियाणा में लहजा बड़ा मुश्किल है बेटा, कितना ही पढ़ जाओ लहजे में बदलाव नहीं आता। तो IBM का इंटरव्यू अगर आप पास कर जाते हैं तो ये माना जाता है प्राउड की बात है कि भाई IBM प्रोडक्ट है ये, टिक कर लो। IBM करती क्या है? प्रोडक्ट मतलब जहाँ से आप निकले हैं उससे आपको अगली नौकरी मिलना आसान होता है। अब मान लीजिए आप कहेंगे काम कहाँ किया है? सोनू बर्तन भंडार पर, तो और कोई कहे मैंने IBM में किया है, तो फर्क है ना, दोनों में डिफरेंस हमें दिखता है। आगे पढ़ो, IBM कंपनी सर्विस सेंटर, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में BPO, BPO का फुल फॉर्म तुम जानते हो, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। क्या होता है ये प्रोसेस आउटसोर्सिंग? इसमें हाँ ध्यान से सुनो, अब एक बार सुन लो क्योंकि BPO नॉर्मल हमारे हरियाणा की पहचान बन गया। देखो बेटा बोर्ड पर देखो, एक ट्रायंगल टाइप डेवलप होता है इसमें। मान लीजिए इसने प्रोडक्शन किया किसी देश ने, हम चाइना समझ लेते हैं, यहाँ इसके प्रोडक्शन को इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहा है। इसने कोई वायर बनाया, कोई LCD LED कुछ भी बनाया, प्रोडक्शन वहाँ हुआ, यहाँ इस्तेमाल हुआ। इस इस्तेमाल में कोई प्रॉब्लम आ गई, मान लो किसी का कोई लेके आया सामान, वो चल नहीं रहा, अब वो किसको कॉल करे? कॉल सेंटर, क्योंकि हर कंपनी अपने कॉल सेंटर का नंबर देती है ना। कॉल सेंटर उसने अपने यहाँ नहीं बनाया, उसने इंडिया में बनाया। क्यों? क्योंकि उसको बड़ा कॉल सेंटर बनाना पड़ा। अगले के रोज के हजारों लाखों करोड़ों सेट चीजें बिकती हैं, कभी किसी के बिजली का फॉल्ट हो गया, कभी कुछ हो गया, हजार तरह की दिक्कत। इसने कॉल सेंटर गुड़गांव में बना लिया। हर एक छोटे छोटे कैबिन में 5-5 7-7 लड़के लड़कियां बैठे हैं जिनका काम यही है, सुबह से रात तक जब कॉल आएगी तो वो कॉल तुम्हारे पास आएगी, वो तुम्हें बताएगा जी हमारे इस प्रोडक्ट में ये वाली दिक्कत है। तो अमूमन वो दूसरी भाषा में बात करेगा, भाई अंग्रेजी मैक्सिमम टाइम बोलेगा। तो इन कॉल सेंटर्स में बैठने वाले हर एक लड़के को बेसिक अंग्रेजी आनी चाहिए ताकि वो छोटी मोटी टूटी फूटी ही सही बात करके उसकी प्रॉब्लम को ठीक कर सके। अब यहाँ क्यों बनाया कॉल सेंटर? क्योंकि इंडिया में लेबर चीप है। इंडिया में 12वीं करते ही एक लड़का गुड़गांव में जाता है, वो सोचता है यार मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा गरीब हैं, घर में कुछ भी नहीं है। कोई कहता है मैं 12,000 की नौकरी दिलवा दूंगा भाई। कॉल सेंटर में काम है, रात के 10 बजे से सुबह के 8 बजे तक की नौकरी है भाई, इतने रुपए मिलेंगे, इतना ओवर टाइम। तो सोचता है यार ठीक है दिन में आके सो लूंगा, वैसे ही मुझे क्या काम है। 12 घंटे की नौकरी करने को तैयार है 12,000 में। उसको लेबर सस्ता मिल गया, इस लड़के को काम मिल गया, इसके पास कोई काम नहीं था। ऐसे करके बेटा हजारों लड़के लड़कियां कॉल सेंटर्स में काम करते हैं। अब ये बिजनेस चल रहा है, इसकी बिजनेस की प्रोग्रेस हो रही है। ट्रायंगल समझ में आ रहा है तुम्हें? ये
हम लोगों को फायदा मिल रहा है कि नौकरियां मिल रही हैं, हमें ये दिखता है। उन्हें दिखता है यार कितना सस्ता लेबर है, वरना मेरे देश में कोई एक कॉल सेंटर में बैठने वाला लड़का 50,000 मांगेगा, मैं रख ही नहीं पाऊंगा इतने लड़कों को, सुबह शाम की शिफ्ट नहीं करेंगे मेरे यहाँ लोग। अब यहाँ सस्ता लेबर है, ओवर टाइम करने को तैयार है, रात की शिफ्ट करने को तैयार है, तो यहाँ ना बेटा ऐसे इस्तेमाल होता है। और हम सबसे बड़ा टारगेट हैं क्योंकि हमारा लेबर सबसे चीप है, सबसे ज़्यादा बल्क में है। छोड़ दो नौकरी, भाग यहाँ से, नया आ जाएगा। कोई यहाँ किसी के लिए नहीं बैठा रहता कि हाय ये भाग गया अब मैं क्या करूँ। आज नौकरी छोड़ोगे ना, कल नया तुमसे बेहतर आदमी तुमसे कम रुपए में काम करने को तैयार हो जाएगा। यहाँ लेबर की ये कीमत है बेटा, इसीलिए ये ट्रायंगल ऐसे चलता रहता है। पढ़ के देखो आगे, जल्दी से इसको गुड़गांव निपटाते हैं। तो ये कौन सी हुई, IBM, तो इसका मतलब हुआ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ठीक है, BPO सेवाएं। जेनपैक्ट कंपनी टिक कर लो, 1997 में, ये भी BPO है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसका मुख्यालय गुड़गांव। TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये तो भारत की है, ये प्राउड की बात है, ये हमारी है, अंडरलाइन करो भारत। ये भी मल्टीनेशनल है, ये मत सोचो कि हमने कुछ नहीं किया, हमने किया बेटा। इन्फोसिस विदेशों तक गया, हमारे टाटा कंपनी विदेशों तक गई, हमारी बहुत सारी लोकल एरिया से निकली कंपनी विदेशों तक भी गई है, लेकिन उनकी संख्या कम है, विदेशियों की ज्यादा। पढ़ के देखो, भारत की है बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग BPO और सॉफ्टवेयर सेवाओं के संबंध में। स्थापना 1968 में, यानी हमारे हरियाणा बनने के बाद। JRD टाटा और FC कोहली, ये अंडरलाइन कर लो, सन और JRD टाटा, बहुत बड़ा नाम है ना टाटा का। तो हरियाणा में गुड़गांव में TCS के 5 कॉर्पोरेट सेंटर हैं, अकेले गुड़गांव में। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के कितने, 5। ये हरियाणा की, और ये मल्टीनेशनल है, विदेशों तक हमारी ये कंपनी काम करती है। अगला टिक करना, गुड़गांव में कैनन कंपनी, कैनन के पहले कैमरे आते थे बेटा, है ना, हाँ अभी भी आते हैं। अनुसंधान और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर। रेनबेक्सी, इसकी दवाइयाँ आती हैं बेटा, टिक कर लो, दवाइयाँ। रेनबेक्सी लेबोरेटरीज, भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी, दवाई बोलते हैं, दवाई, फार्मास्यूटिकल दवाई। PHARM में लिखते हैं इसको, कहीं FARM में कर डालो। फार्मास्यूटिकल्स लिखते हैं, CEUTICALS, फार्मास्यूटिकल्स, दवाई को बोलते हैं। जिसकी स्थापना 1961 में, यानी पंजाब में कर दी गई थी। रेनबेक्सी की स्थापना, फार्मास्यूटिकल, हेडक्वार्टर गुड़गांव, रेनबेक्सी। चलो बाकी कल पढ़ लेंगे बेटा, आज टाइम हो गया।